हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, फिर 2022, 21, फिर ऐसे ही 2016 तक के प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। तो 2023 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। उत्तर, ऊष्मा संचरण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही ऊष्मा संचरण कहलाता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। पहला है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा है विकिरण। चालन ठोस में होता है, संवहन द्रव में होता है और जो विकिरण है गैस में ऊष्मा का संचरण होता है। प्रश्न संख्या दूसरा है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। उत्तर, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, जिसमें ऊंट को चलने और दौड़ने में आसानी होता है। ऊंट से सवारी करने के साथ ही आप भारवाहक कार्य कर सकते हैं। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। यानी रेगिस्तान में हम मनुष्यों के लिए रहने के लिए काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। मतलब कि वहाँ आसानी से हम नहीं रह सकते हैं और काफ़ी कठिनाई होती है। वहीं पे जो ऊँट होता है ये काफ़ी आसानी से चल लेता है और रह लेता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और ये जो ऊँट होता है कई दिनों तक, लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है और चलने के लिए उसके पैर भी उसी के अनुकूल होते हैं कि रेत पे वो आसानी से चल सकता है। इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर, खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। प्रश्न संख्या 4 है, मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, तिलचट्टे के श्वसन अंग का नाम श्वास नली है। तिलचट्टे का श्वसन तंत्र अनेक श्वास नलिकाओं से बनता है। ये नलिकाएं बाहर की ओर श्वास रंध्रों द्वारा खुलती हैं। तिलचट्टे में 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, 2 वक्ष में और 8 उदर में होते हैं, जबकि मछली में श्वसन अंग गलफड़े यानी गिल्स होते हैं। मछलियों को पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के अणुओं को खींचना होता है, इसके लिए उनके खास अंग गिल्स काम में आते हैं। देखिए इतना सारा है, अगर जो आपको याद ना रहे तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि तिलचट्टे के श्वसन अंग का नाम श्वास नली है और मछली के श्वसन अंग का नाम गलफड़ा यानी गिल्स है। तो इतना आप याद, तभी इतना आप लिखते हैं तभी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। इसमें आप 1 या 2 या 3 लाइन लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, पेट्रोलियम को द्रव सोना लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है। उत्तर, पेट्रोलियम की स्थिति धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर, जिसके कारण इसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार सोना भी ठोस वस्तुओं से महंगा है। पेट्रोल की कीमत अधिक होने के कारण इसे द्रव सोना कहा जाता है। यानी बहुमूल्य है और ये समाप्त होने के कगार पे है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब ईंधन के लिए महत्वपूर्ण साधन है ये पेट्रोलियम, इसीलिए इसको द्रव सोना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, अनुप्रस्थ तरंगों के 2 श्रृंगों शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, अनुप्रस्थ तरंगों के 2 श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए ये अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलती हैं और जो इसके जो 2 शीर्ष होते हैं इन्हीं को श्रृंग कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को लैम्डा से दिखाते हैं और इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको आप फिगर बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, बस आपको बताना था कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं, उतना बताएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर का। 2022 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 जीवों के नाम निम्न हैं। पहला पैरामीशियम, दूसरा अमीबा, तीसरा कवक और चौथा प्रोटोजोआ। यानी इतने सूक्ष्म जीव तालाब में देखे जा सकते हैं आसानी से। प्रश्न संख्या 8 है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं। उत्तर, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। यानी प्रकाश
की उपस्थिति में भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, स्वपोषी मतलब अपना वो पालन पोषण, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हम मनुष्य भी अपना भोजन तो खुद बनाते हैं, लेकिन निर्भर रहते हैं पेड़ पौधों पे, जीव जंतुओं पे। हमको जो भोजन प्राप्त होता है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग परपोषी हो गए। और पेड़ पौधे डायरेक्ट सन प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। देखिए इसका सूत्र दिया हुआ है नीचे, पौधों के भोजन बनाने का। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें इसको बैलेंस करने के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की 6 ये अणु लिए गए हैं, यहाँ पे 6 है, 6 CO2 प्लस 6 H2O, और प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन बनेगा। तो यही प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कैरामेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? उत्तर, कैरामेल चीनी का लगभग 240 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 115.5 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट में 240 और डिग्री सेल्सियस में लगभग 115.5 डिग्री सेल्सियस तक उबालने से प्राप्त मीठा पदार्थ कैरामेल कहलाता है। उपयोग इसका है, इसका उपयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर, रात में तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। प्रश्न संख्या 11 है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? उत्तर, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं। ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे सोफा, कवर, पर्दा, मैट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो छिद्र अगर जो नहीं बनाए जाते सिनेमा हॉल के दीवारों में, तो जो ध्वनि होती है वहाँ टकरा के फिर से वो वापस आती, प्रतिध्वनि पैदा होती सिनेमा हॉल में, जिससे कि आवाज़ गूंजता उसमें, और वो आवाज़ टकरा के पुनः वापस आती तो साफ सुनाई नहीं देता। इसीलिए उसमें छिद्र बनाया जाता है, या फिर सोफा, मैट, कवर का उसके दीवारों पे प्रयोग होता है कि जो आवाज़ आती है वो सोख लेता है उस आवाज़ को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्रतिध्वनि या एवं गूंज में क्या अंतर है? उत्तर, प्रतिध्वनि जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार, पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौट जाती है तो इसे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। और गूंज क्या होता है? खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। जब बहुत बड़ा हॉल होता है उसमें बोलते हैं तो वो गूंज उत्पन्न करेगा, उसमें जाके आवाज़ गूंजेगी। और जो प्रतिध्वनि है वो ये बहुत छोटा भी कमरा है, उसमें दीवार चारों तरफ से और जो रूम बंद है और जिसमें कोई सोफ़ा या फिर मैट या फिर गद्दा नहीं है, तो उसमें बोलेंगे तो दीवार से टकरा के, या फिर जहाँ पहाड़ हो, ऊंचा ऊंचा पहाड़ हो, वहाँ पे भी आप बोलेंगे तो आपकी ध्वनि जो टकरा के वापस आएगी उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। और गूंज खाली कमरे में होगा और प्रतिध्वनि बाहर भी हो सकता है। इसके बाद है 2021 का क्वेश्चन पेपर। 2021 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप का नाम बताएं तथा उसकी संरचना समझाइए। उत्तर, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफाइट है, जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की इकाई होती है जो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करता है। आगे दिया है इसमें, क्रिस्टल संरचना में इकाइयों एक क्रमबद्ध षष्ठकोणीय तरीके से व्यवस्थित होती हैं। षष्ठकोणीय इकाई कोशिका में से प्रत्येक में कार्बन परमाणु निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब इसकी संरचना देखते हैं। क्रिस्टलीय रूप उसे ही कहते हैं जो एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ा हुआ हो और परत दर परत पाया जाता हो। तो जैसे देखिए ये कार्बन के 6 परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6। ये नीचे वाला एक कार्बन है, ऊपर वाले से कैसे जुड़ा हुआ है? इसका ये एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और इसका ऊपर वाला ये सिरा इसके ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, और फिर इसका नीचे वाला सिरा इसके नीचे वाले सिरा इससे जुड़ा हुआ है। यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से ये व्यवस्थित होता है। इसका ऊपर वाला सिरा इससे और इसका इससे। और जो आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो इसको तो पढ़े होगा आपने, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तब भी आप यहाँ समझ लीजिए कि ऐसे ही ये जुड़ा रहता है। इसके बाद ये एक चेन रहता है, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर यहाँ पे भी चाहें तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं नीचे। तो मतलब यही क्रम होता है, ऐसे ही आप जोड़ते चले जाएंगे। इतना आप बनाना सीख लेंगे
तो अच्छा रहेगा। और जो आप इस प्रश्न में नीचे बना देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको फुल नंबर 1 नंबर मिलेगा ही, क्योंकि इसमें संरचना भी पूछा हुआ है। इस प्रश्न में ही लिखा है तथा उसकी संरचना समझाइए, तो आपको ये फिगर बनाना ही पड़ेगा। प्रश्न संख्या 14 है, शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है? उत्तर, हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण खून में ग्लूकोज स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, तो उस अवस्था को डायबिटीज कहा जाता है। हार्मोन के बिना शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस स्थिति में हमारे शरीर को भोजन में ऊर्जा लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। देखिए, जो शरीर में इंसुलिन होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, और जो एक निश्चित मात्रा ही शरीर को आवश्यकता होती है ग्लूकोज की। जो इंसुलिन होता है, जो एक्स्ट्रा जो मात्रा होता है ग्लूकोज का, उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, जिससे कि एक निश्चित मात्रा बनी रहती है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है इंसुलिन की, तो जो भी कुछ खाते हैं हम सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में कुछ भी कन्वर्ट नहीं होता है। इससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है। जब डायबिटीज़ हो जाएगा तो उसको खाने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि वो खा ही नहीं पाता है, कम जो भी कुछ खाएगा तो उसमें ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगी और उसका तबीयत खराब हो जाता है, जिससे कि उसका इलाज है कि उसको दवा दिया जाता है इंसुलिन का, जिसे फिर से वो जो इंसुलिन का दवा दिया जाता है वो इंसुलिन जाके ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो कम होता है। प्रश्न संख्या 15 है, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? उत्तर, पृथ्वी के वायुमंडल का वास्तविक विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, परंतु वास्तविक घना वायुमंडल लगभग 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही है, जहां से ओजोन गैस की परत प्रारंभ होती है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य के से आने वाली उच्च आवृत्ति की परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 16 है, थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड रहता है वो पारा ही क्यों डाला जाता है? तो इसका देखते हैं। इसका उत्तर, थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। पहला है, पारे का प्रसार ताप बढ़ने से समान रूप में होता है। दूसरा, यह एक हल्की धातु है जो कांच की नली में चिपकता नहीं है, जिससे कि अगर जो टेम्परेचर हाई होता है तो ऊपर चढ़ने लगता है, फिर से जब लो होता है तो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। वो कांच के जो अंदर वाला सरफेस है उसमें चिपकता नहीं है। तीसरा है, पारे का प्रसार अन्य द्रव की तुलना में अधिक होता है। चौथा है, यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। प्रश्न संख्या 17 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। उत्तर, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा, या किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसका अर्थ है, ये हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न में आया हुआ था, वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। फिर से एक बार देख लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है कि अगर जो कोई वस्तु द्रव में हम रख रहे हैं या फिर उसमें डुबा रहे हैं, तो जो उसके द्वारा उस वस्तु के द्वारा हटाया गया जो द्रव का भाग होगा उसी के बराबर उस वस्तु का भार होता है। इसका अर्थ है कि कोई वस्तु पानी में, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जो पानी का, तो पानी में डूबेगी या तैरेगी, ये डिपेंड करता है उसके उत्प्लावन बल पे और उसके भार पे। चूंकि भार तो किसी भी वस्तु का निश्चित रहता है, लेकिन उत्प्लावन बल बदल सकता है। ये डिपेंड करता है वस्तु के क्षेत्रफल पे। अगर जो क्षेत्रफल वस्तु का ज़्यादा है तो उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा होगा, जिससे कि वस्तु तैरेगी, और जो वस्तु के भार से और जो उत्प्लावन बल ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगी। अगर जो वस्तु का क्षेत्रफल कम है तब उत्प्लावन बल का मान कम हो जाएगा, जिससे कि वस्तु डूब जाएगी। जैसे कि आप एक कील का क्षेत्रफल बहुत कम होता है उसके भार की अपेक्षा, उसमें उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भाग काफ़ी कम होगा, इतना ही होगा। इतना बड़ा जो कील होगा तो इतना ही द्रव न हटाएगा, तो बहुत कम होगा। और भार तो उसका लगभग ज़्यादा होता है, 20 से 25 ग्राम होता है कील का। लगभग छोटा सा एक कील लें तो मीडियम साइज़ का, तो वो पानी में डूब जाता है। और वहीं एक आप प्लेट लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल इतना होता है और इसके द्वारा हटाए गए द्रव का मान लगभग इतना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा उसके भार की अपेक्षा में। तो वहाँ उत्प्लावन बल का मान अधिक हो जाता है, जिससे प्लेट ऊपर तैरती है। प्रश्न संख्या 18 है, जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व समझाइए।
उत्तर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जनसंचार का महत्व। पहला है, इसमें उल्काओं का अध्ययन करके मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाया है। दूसरा है, इंटरनेट की मदद से कोई भी वैज्ञानिक जानकारी एकत्र कर सकता है और इन्हें ईमेल या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों की मदद से साझा भी कर सकते हैं। यह लगभग हर विषय पर जानकारी प्रदान करता है। तीसरा है, विद्यालय में कुछ प्रयोग और अवधारणाओं को सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली। यानी जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत सारा महत्व है। अगर जो जैसे ग्रहों की ही गति को देख लीजिए, ग्रह और सूर्य के चारों तरफ कैसे गति करते हैं, सूर्य भी गति करता रहता है ऐसे सीधे, और इसके चारों तरफ ऐसे ग्रह भी गति करते रहते हैं। इसको एनिमेशन के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे ब्लैक बोर्ड पर तो उनको कम समझ में आएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जो कि 2020 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। फुलरीन किसे कहते हैं? उत्तर हेडिंग लिखेंगे फुलरीन। यह कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से फैलाकर या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजड़ा की रचना बनाते हैं। इसे 1995 में राइस विद्यालय में के प्रोफेसर आर इस्माइली तथा उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया। प्रश्न संख्या 20 है, परावर्तन के नियम लिखिए। उत्तर, परावर्तन के नियम निम्न है। पहला है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी sin i = sin r। दूसरा है, साथ ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फिगर से। ये एक मान लीजिए कि दर्पण है, ये नीचे कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ रहता है दर्पण का एक भाग, और इसमें एक प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तित होकर दूसरी तरफ जा रही है, और बीच में ये एक अभिलंब है। तो जो आपतन कोण ये है, जो अभिलंब के साथ बनाने वाला आपतित किरण, ये आपतन कोण कहलाएगा ये वाला, और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण कहते हैं, यानी दोनों बराबर होंगे। और देखिए यहाँ पे दिख भी तो रहा है, ऊपर ही एक ही तल में तो है आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है। तो यही दो नियम होते हैं परावर्तन के। प्रश्न संख्या 21 है, जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। उत्तर, शरीर के अंदर या शरीर पर हानिकारक बैक्टीरिया के फैलने से उत्पन्न संक्रमण को तकनीक रूप से जीवाणु संक्रमण या जीवाणु रोग कहा जाता है। जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोग निम्न है। पहला है हैजा, दूसरा है क्षय रोग। प्रश्न संख्या 22 है, किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस शिरा, यानी पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती हैं। ऐसे ही नॉर्मली जो देखा जाए, जो फुफ्फुस जो भी शिराएं होती हैं ये अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, लेकिन और जो धमनियाँ होती हैं शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। लेकिन वो 2 अपवाद होते हैं। फुफ्फुस जो शिरा होता है ये शुद्ध रक्त को लेके जाता है, और जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो आप इतना याद रखेंगे, जब फुफ्फुस धमनी होगा वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, और जो फुफ्फुस शिरा होगा पल्मोनरी वेन्स वो शुद्ध रुधिर को ले जाती हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखो। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम। इसमें लिखेंगे पौधों में 3 प्रकार की जड़ प्रणालियाँ होती हैं। पहला है मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़ और तीसरा शासिक जड़। तो पहला में लिखेंगे मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ जो बड़ी होती है और शाखा जड़ों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, उसको मूसला जड़ कहते हैं। दूसरा है रेशेदार जड़, सभी जड़ों का आकार लगभग एक जैसा होता है, इसको रेशेदार जड़ कहते हैं। तीसरा है शासिक जड़, जड़ें जो जड़ों के अलावा पौधों के किसी भी भाग पर बनती हैं उसको शासिक जड़ कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, प्रकृति में कठोरतम पदार्थ का नाम लिखो। उत्तर, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, यह पृथ्वी पर सबसे कठोर सामग्रियों में से एक है। इसके बाद है 2019 का क्वेश्चन पेपर। 2019 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? उत्तर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जिनमें शामिल हैं, पहला है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है महासागरों का अम्लीकरण, तीसरा है वायु प्रदूषण, चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन और पांचवा है खाद्य सुरक्षा आदि।
अगला प्रश्न है प्रश्न के 26, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? ये प्रश्न अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे पूछा था कि कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, और यहाँ पे भी जड़ को भी बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मिट्टी में स्थित होता है। यह पौधों को मिट्टी से पानी और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। पहला है मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। मूसला जड़ उसे कहते हैं जैसे ऐसे ये मान लीजिए भूमि है और जो ऐसे निकला रहता है कि जड़, एक मेन जड़ होता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे इसके भी ब्रांच निकले रहते हैं जड़ के, तो इसको मूसला जड़ कहते हैं। लेकिन उसमें जो मेन जो जड़ होता है ना, एक ही होता है, सिंगल। और रेशेदार जड़ उसे कहते हैं जो समान आकार में और ऐसे सारा निकला रहता है जड़, एक ही आकार का और एक ही मोटाई का, तो इसको रेशेदार जड़ कहते हैं। प्रश्न के 27 है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? उत्तर, कैंची एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जो हमें कम प्रयास से भारी वस्तुओं को काटने में मदद करता है। कैंची में आलम्ब, आयास और भार के मध्य होता है। इसको आप समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से, क्योंकि प्रथम श्रेणी का केवल कैंची को बताना था तो आप उतना ही लिखेंगे जितना हमने ऊपर पढ़ा है, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि प्रथम जो श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनमें आलम्ब बीच में होता है, भार और आयास दोनों किनारे पे होते हैं। और द्वितीय वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं उसमें भार बीच में होता है, आलम्ब और आयास दोनों किनारे पे होते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसमें आयास बीच में होता है। अब ये आयास, आलम्ब और भार कहते किसे हैं? जो प्रयास किया जाता है ना, जो हम मनुष्यों द्वारा जो यूज में लाया जाता है, जैसे आप पकड़ेंगे अपने हाथ से जो भी कुछ करेंगे तो वो आयास होता है। जैसे कैंची का ये सिरा हाथ से पकड़ के काटा जाता है, उस पर दबाव दिया जाता है, तो ये आयास हो जाएगा। और जो एक आलम्ब का अर्थ होता है सहारा, जो बीच में एक जुड़ा हुआ रहता है, किसी से वो जुड़ा हुआ होगा, उसको आलम्ब कहेंगे। जैसे देखिए ये पिलास में भी बीच में ये कील होता है, और यहाँ पे हथौड़े में भी बीच में रहता है, यहाँ पे ये आलम्ब हो जाएगा। और भार उसे कहते हैं जिस भाग से काम होगा, जैसे कैंची के इस भाग से काम होता है, पिलास के इससे, हथौड़े के इस भाग से, तो ये उसको भार कहते हैं। ऐसे ही ये यहाँ पे सरौता दिया हुआ है द्वितीय वर्ग में, इधर हम लोग पकड़ते हैं तो ये आयास है, और बीच में काम होता है ये भार हो जाएगा। और आलम्ब ये जुड़ा हुआ है, देखिए दोनों सिरा, तो ये आलम्ब हो जाएगा। ऐसे ही है नींबू निचोड़ने का मशीन, और ये कूड़ा उठाने, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, इसमें भी यहाँ पकड़ेंगे ये आयास है, बीच में भार है क्योंकि यहीं पे कूड़ा रखा जाता है और ये जुड़ा हुआ है पहिए से, तो ये आलम्ब हो जाएगा। ऐसे ही तृतीय वर्ग के उत्तोलक का भी एग्जाम्पल है चिमटा, पेचकस, नेल कटर और किसान का हल। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न के 28, पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग निम्न है। पहला है प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग में, और दूसरा है प्लास्टिक की बोतलें बनाने में। तो पहले के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीथीन का सबसे आम उपयोग प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग बनाने में होता है। यह हल्का, टिकाऊ और पानी प्रतिरोधी होता है, जो इसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पैक करने के लिए आदर्श बनाता है। दूसरा है प्लास्टिक की बोतलें बनाने में। पॉलीथीन का उपयोग विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की बोतलों, जैसे कि पानी की बोतलें, दूध की बोतलें और डिटर्जेंट की बोतलें बनाने में भी किया जाता है। यह बोतलों को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। प्रश्न क्या 29 है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तर, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नहीं होगा, यहाँ पे दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ये उल्टा होता है। और तो आगे दिया हुआ है इसमें, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये सही है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित कर जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। क्योंकि दूर की वस्तु दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे तो नहीं तो होगा नहीं, तो पास की वस्तु, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती हैं, जो पास की, दूर नहीं, यहाँ पे पास होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको करेक्ट करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा। और जो आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप किसी भी क्लास का PDF देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? उत्तर, मरुस्थलीय वातावरण के लिए कई जंतु उपयुक्त हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला है ऊँट।
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह अपनी पीठ पर वसा का कुबड़ रखता है जो उसे लंबे समय तक पानी के बिना रखने में मदद करता है। इसके लंबे पैर रेत में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और इसकी पलकों और नाक के बाल रेत से उनके आँख और नाक को बचाता है। दूसरा जीव का नाम सांप। कई प्रकार के सांप मरुस्थलीय वातावरण में रहते हैं। वे रेत में तेजी से घूमने में सक्षम होते हैं और शिकारियों से बचाव के लिए अपने जहर का उपयोग करते हैं। इसके बाद है 2018 का क्वेश्चन पेपर। 2018 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं जिसमें ऊँट को चलने और दौड़ने में आसानी होती है। ऊँट से सवारी करने के साथ ही आप भारवाहक का भी कार्य कर सकते हैं। ऊँट लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। प्रश्न संख्या 32 है, जीवाणु से प्राप्त होने वाले 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। उत्तर, जीवाणु से प्राप्त होने वाले 2 प्रतिजैविक दवाएं पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन है। प्रतिजैविक दवाएं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना किसी शरीर में जीवों को मारने में सक्षम हैं। इसका प्रयोग सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए, कीमोथेरेपी के दौर से गुजर रहे कैंसर रोगियों की सुरक्षा तक के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। उत्तर, एक स्वस्थ मनुष्य का आदर्श रक्तदाब 120/80 होता है, जहां 120 प्रकुंचन पाठ्यांक और 80 अनुशीतलक को दर्शाता है। रक्तदाब मापने की इकाई mmHg यानी पारे का मिलीमीटर है। रक्तदाब मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, क्योंकि ये भी पूछा हुआ था ना, एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न संख्या 34 है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सूंघ रहा है, यानी जो किस आवृत्ति के ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सूंघ रहा है और श्रवण प्रक्रिया की सहायता के लिए 3 मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है। औसत वयस्कों में ऊपरी सीमा 15 से 17 किलो हर्ट्ज के करीब होती है, यानी 15 से 17,000 किलो। यहाँ पे 20 तो मैक्सिमम सुन सकता है कोई भी मनुष्य, ये आखिरी सीमा है। लेकिन जो एक स्वस्थ मनुष्य का जो एवरेज जो उच्च ध्वनियों को सुनने का जो क्षमता होता है वो 15 से 17,000 किलो हर्ट्ज के ध्वनि को सुन सकता है। प्रश्न संख्या 35 है, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह गुब्बारा उठने लगता है। तो सिंपल सा कारण है कि वो वायु से, नीचे की जो वायु से हल्की होती है इसलिए ऊपर उठने लगता है। तो इसको पढ़ते हैं, जब गुब्बारे में वायु से हल्की गैस भरी जाती है तो गुब्बारा ऊपर उठने लगती है। गुब्बारे में ज़्यादातर हीलियम गैस भरा जाता है। हीलियम गैस वायु से हल्की होती है। हीलियम गैस नोबेल गैस का गुण रखती है। नोबेल गैस का अर्थ है जो अक्रिय गैसें होती हैं, जिनका जो बाहरी कक्ष में ऑक्टेट पूरा होता है, उसी को नोबेल गैस कहते हैं। और ये वायु से हल्की होती है इसलिए ऊपर उठने लगता है। सिंपल सा रीजन है। प्रश्न संख्या 36 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। उत्तर, निकट दृष्टि दोष में नेत्र दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाती है, ही नहीं होगा, हो जाता है। आँख में इस निकट दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बस यही आंसर है आपका कि अवतल लेंस आप लिख देंगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। बाकी आप बढ़ाना चाहते हैं 1-2 लाइन उसमें, तो इतना आप लिख सकते हैं। देखिए, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आप। ये इतना याद कर लेंगे निया, जिससे कि आपको दोनों लेंस का, दोनों जो दृष्टि दोष होता है उसमें लगने वाले लेंस का नाम याद हो जाएगा। नी का अर्थ होता है यानी निकट दृष्टि दोष, अ से अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच गया कौन सा, उत्तल लेंस और दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। उत्तर, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम एथिल मरकैप्टन कहते हैं, यानी उसका नाम एथिल मरकैप्टेन है। एथिल मरकैप्टेन का रासायनिक सूत्र C2H5SH होता है। प्रश्न संख्या 38 है, क्रांति कोण से
क्या अभिप्राय है लिखिए। उत्तर, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 अंश है क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, स्पष्ट हो जाएगा फिगर से कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे आई है जो है आपतन कोण है, यहाँ पे ये क्रांतिक कोण नहीं होगा। और जो अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। लेकिन वह निश्चित कोण जिस पे अपवर्तित किरण का मान यानी इसका 90 अंश मान हो जाएगा तो यही जो आई हो जाएगा ये क्रांतिक कोण होगा। जैसे दूसरे फिगर में है कि आप इसको और थोड़ा सा इसका रूट बदल के यहाँ से किरण को भेजेंगे तो ये 90 अंश के पूरा मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा अपवर्तित किरण। तो जो ये आई का मान है यानी अपवर्तन कोण होगा ना, इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं कि वह निश्चित कोण जिस पे अपवर्तित कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो वही आपतन जो कोण होगा ना वही क्रांतिक कोण कहलाएगा, यानी आई ही सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। उत्तर, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर निम्न है। तो आप इसको चार्ट बना लेंगे ऐसे कि एक तरफ लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरी तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणुओं में सहसंयोजक बंधक होते हैं, यानी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। और असंतृप्त कार्बन में पहला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक द्वि सहसंयोजक बंध या त्रिक सहसंयोजक बंध होता है। और दूसरा अंतर है संतृप्त प्रकार में एल्केन्स शामिल हैं जबकि असंतृप्त वाले एल्केन्स में एल्केन्स और सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। तीसरा अंतर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कम और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन ज़्यादा और हाइड्रोजन कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए। उत्तर, खाने योग्य कवक के नाम निम्न है। पहला है सफ़ेद मशरूम, दूसरा है अगैरिस, तीसरा कैंथेरेलस। ये खाने वाले सब्जी के नाम है जो कि कवक के रूप में होते हैं। प्रश्न संख्या 41 है वर्ण विक्षेपण क्या है लिखिए। उत्तर, सूर्य का प्रकाश या अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित होता है, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब देखिए, और जो मान लीजिए आप एक किसी प्रकाश के किरण को, किसी भी प्रकाश में 7 रंग होते हैं और उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे अगर जो आप सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म पे से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंग में अलग अलग विभक्त हो जाती है, तो उसी को वर्ण विक्षेपण कहेंगे। और इसका क्रम अलग अलग होता है, ये लाल है और नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इसका क्रम है कि जो ऊपर है ना ये सबसे कम विक्षेपण हुआ है इसका। देखिए, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा ही विचलित हुआ है। इसका अर्थ है कि इसका जो वर्ण विक्षेपण हो सबसे कम होता है लाल का, सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। क्रमशः ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम है वर्ण विक्षेपण का क्रम। सबसे कम होता है लाल का, फिर नारंगी का, फिर पीला का, फिर हरा का, फिर नीला का, फिर जामुनी का, फिर बैगनी का। इसीलिए रेलगाड़ी या फिर खतरे के निशान को लाल रंग से दिखाया जाता है, क्योंकि इसका वर्ण विक्षेपण कम होता है और ये दूर से ही दिखाई दे जाता है। प्रश्न संख्या 42 है दाब का एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। इसे पीए से दर्शाते हैं। पास्कल बराबर होता है यानी पी बराबर होता है F/A, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, ये भी होगा या फिर पास्कल, दोनों लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। किसी वस्तु पर किए गए कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे फेंके गए पत्थर, चाबी भरा खिलौना आदि की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। और इसका सूत्र भी लिखना था ना यांत्रिक ऊर्जा का, तो इसका सूत्र लिखेंगे
लिखेंगे किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अतः यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, यहाँ पे प्लस छूट गया है, गतिज ऊर्जा प्लस लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा नहीं रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा का mgh, जहाँ पे यहाँ पे m मास है यानी द्रव्यमान है दोनों में, अभी वेग है, और यहाँ पे g है गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। प्रश्न संख्या 44 है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी 16 मीटर होनी चाहिए। यानी कम से कम 16 मीटर दूर दीवार है या फिर कोई पहाड़ है, तब जाके आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी, वहाँ पे जाके टकरा के वापस आएगी। तो ये कंडीशन है प्रतिध्वनि सुनाई देने का। प्रश्न संख्या 45 है, शिराएँ क्या हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, शिराएँ रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराओं में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तभी तो वो अशुद्ध होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। पल्मोनरी शिराएं फेफड़ों से रक्त को बाएं अलिंद तक पहुंचाती हैं। पल्मोनरी शिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हमने बताया ना, ऊपर एक प्रश्न आया हुआ था तो उसमें हमने बताया कि पल्मोनरी यानी जो फुफ्फुस शिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और जो फुफ्फुस धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये दोनों अपवाद होते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, प्रतिवर्ती क्रिया का कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती हैं। इस प्रकार की अनुक्रियाएं परवर्ती क्रियाएं या स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, छींकना, खांसना, पलक का झपकना एवं उबासी लेना आदि। यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं उसे कहते हैं जो अपने आप शरीर में होती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं वो भी अपने आप होता है, दिल का धड़कना और छींकना, खांसना, पलक झपकना, ये सब अपने आप होता है। प्रश्न संख्या 47 है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा हेडिंग लिखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। प्रश्न संख्या 48 है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। हेडिंग लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये इसमें जो पुनः उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसको रासायनिक परिवर्तन हो जाए। और भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। जैसे कपड़े का गीला होना, उसको आप धूप में सुखा देंगे तो पुनः आपको सूखा कपड़ा मिल जाएगा। बर्फ़ का पिघलना, पुनः आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जो परमानेंट परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग 8 साल के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3rd सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के सभी के विषय के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।